जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर्स पार्ट अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस से 2.5 सॉल्व किया था, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क थे। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी ने बड़े इंटरेस्ट के साथ उन क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, क्योंकि अगर मुझे किसी के कमेंट नहीं आते तो मैं ये थोड़ा सा अज्यूम कर लेता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। अगर नहीं भी किए होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप मुझे कमेंट कर देते हो तो मैं उन क्वेश्चन का आंसर भी आपको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। तो आज हमारा जो वीडियो होने वाला है वो किस टॉपिक पे होने वाला है, वो होने वाला है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है? ये वो क्वेश्चन होते हैं जो हमारे रियल लाइफ पे बेस्ड होते हैं, रियल लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि ये जो हमारा पहला एग्जांपल है जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और जो दूसरा एग्जांपल होने वाला है वो आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं और इसी के साथ साथ मैं बताऊंगा कि ये हम कैसे इसको रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा? देयर इज अ रेक्टेंगुलर ओनियन स्टोर हाउस इन द फॉर्म ऑफ मिस्टर रत्नाकर राव एट तिवासा। मतलब क्या बोला है उन्होंने? ये जो रत्नाकर राव है उनका तिवासा में क्या है, एक स्टोर हाउस है। किसका? ओनियन का, ठीक है। मतलब प्याज का एक स्टोर हाउस है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस इज मोर देन इट्स ब्रेथ, ठीक है। क्या बोला है? रेक्टेंगुलर क्या है, एक फार्म हाउस है, ठीक है। इसकी एक लेंथ है और क्या है, ब्रेथ है, ठीक है, बाय 7 मीटर एंड डायगोनल इज मोर देन लेंथ बाय 1 मीटर। फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द स्टोर हाउस। तो उन्होंने क्या बोला है? लेंथ है। देखो क्या बोला है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस इज मोर देन इट्स ब्रेथ बाय 7 मीटर। मतलब उन्होंने किससे कंपेयर किया है? ब्रेथ से कंपेयर किया है। सपोज मान के चलते हैं अगर इसकी लेंथ कितनी है, x है, ब्रेथ की टोटल लेंथ कितनी है, x मीटर है, तो लेंथ कितनी होगी इस रेक्टेंगुलर वेयर हाउस की? लेंथ कितनी होगी? तो कितनी होगी, कितने से बड़ी है? 7 से बड़ी है, मतलब x प्लस 7 होगी। कितनी होगी? x प्लस 7 होगी। और उन्होंने क्या बोला है? डायगोनल इज मोर देन लेंथ बाय 1 मीटर। और डायगोनल क्या है, लेंथ से बड़ी है, कितने से? 1 मीटर से। तो अगर आप बोलते हो कि टोटल लेंथ जो है वो कितनी है, x प्लस 7, उसमें अगर 1 ऐड कर दो तो क्या बनेगा? डायगोनल की लेंथ बनेगी। और हम सभी को पता है कि रेक्टेंगुलर का हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। मतलब ये जो ट्रायंगल बना हमारा, ट्रायंगल समझो ABC, ये कौन सा ट्रायंगल बना? ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हमारा, जिसमें क्या है, हमें ब्रेथ पता है, लेंथ पता है और डायगोनल का भी लेंथ पता है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं इसमें। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ का मेजरमेंट फाइंड आउट करें। तो चलिए करते हैं। तो अब देखो हमने क्या कंसीडर किया है, लेंथ क्या है, सॉरी ब्रेथ क्या है हमारा, x मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर वेयर हाउस, सॉरी क्या है, स्टोर हाउस, रेक्टेंगुलर स्टोर हाउस लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्टोर हाउस, वो लेंथ है क्या, ब्रेथ है, सॉरी गलती से मैंने लेंथ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ब्रेथ लिखेंगे, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर वेयर हाउस, ब्रेथ बी x मीटर। कितनी है वो? x मीटर है। तो उसकी वजह से लेंथ क्या हो जाएगी, सो देयर फॉर लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी x प्लस 7 मीटर। और डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा हमारा x प्लस 7 प्लस 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 7 प्लस 1 होता है 8, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 8 मीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। तो हमें पता है कि ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है अभी ABC, ट्रायंगल ए, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना भूल गया मैं, सॉल्यूशन, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है वो? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। तो लिखते हैं देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब मेरा पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि मेरा हाइपोटेन्यूज जो है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम लिखते, देखो क्या लिखेंगे, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है अपना, कितना है, x प्लस 8 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, x प्लस 7
होल स्क्वायर प्लस किसके बराबर, प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो इसको हम उधर जाके सॉल्व करते हैं यहाँ पे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो x प्लस 8 जो है, सपोज हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो है वो आप याद कर लो, इसको यूज़ करके हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो x की जगह क्या है, x ही है, y की जगह क्या है, 8 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो यहाँ से सॉल्व करो, 8 टू ज़ा कितना होता है 16 और वो x, तो यहाँ पे लिखेंगे 16x प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 इज इक्वल टू क्या होगा। अभी यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज़ करो, तो क्या होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वो 7 टू ज़ा होता है 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझा। फॉर्मूले को अप्लाई करो, इसको क्या किया है, एक्सपांड किया है, ठीक है, एक्सपांड किया है। अभी देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर। यहाँ फिर अगर ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस ही होने वाला है, तो इसको काट दो डायरेक्टली, हो गया, कट हो गया वो, ठीक है। अभी ये जितने भी टर्म है ये इधर लेके आओ, यहाँ पे क्या बचा 16, सॉरी ये जो जितने भी टर्म है वो उधर लेके जाओ, क्योंकि ये प्लस ये एक्स स्क्वायर किस में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, ठीक है। इसको इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा माइनस 16x माइनस 64 इज इक्वल टू क्या बचा वहाँ पे 0 इज इक्वल टू क्या बचा 0। तो अभी इसको सॉल्व करते देखो, 14x और माइनस 16x कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14 माइनस 16 कितना होगा माइनस 2x। देखो अभी 49 माइनस 64 कितना हो जाएगा, कितना होगा आपसे हिसाब से, देखो एक ऐड करोगे तो 50 हो जाएगा और 14 ऐड करोगे तो कितना होगा 64 होगा। इसका मतलब माइनस 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। 49 प्लस अगर 15 करोगे तो कितना आएगा 64 आएगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें फैक्टर निकालना है, किसके 15 के। तो यहाँ पर तो हमें पता है, देखो ये -15 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो 1 इंटू -15 कितना होगा -15। इसके फैक्टर अगर हम बनाए तो कितना आएगा 5 3 15। सम कितना चाहिए, सम चाहिए -2, यहाँ कितना चाहिए -2 और यहाँ पे क्या आना चाहिए -15। तो कोई एक नंबर तो निगेटिव होना चाहिए ना, तो निगेटिव बनाते हैं। यहाँ पे बड़ा नंबर है ना 5, तो 5 को माइनस लगा देते ताकि सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसके बाद देखो अभी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अभी इसमें से क्या कॉमन निकलेगा x, क्या बचा यहाँ पे एक x बचा, यहाँ पे क्या बचा -5, ठीक है। ये +3 पूरा ब्रैकेट उठा के यहाँ पे लिख दो -5 इज इक्वल टू 0। हो गया हमारा आंसर, हो गया हमारा आंसर। कुछ गलत लग रहा है, देखो अभी पहला ब्रैकेट जो है ये वाला पूरा एज इट लिखो x -5 और ये इसको एक ब्रैकेट में डालते हो x + 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अभी देखो हर एक को 0 दे दो, x -5 इज इक्वल टू 0 और x + 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू कितना होगा 5 होगा यहाँ पे मीटर और x इज इक्वल टू कितना होगा -3। अभी देखो ब्रेथ जो है वो हमारी निगेटिव नहीं रहेगी, लेंथ निगेटिव नहीं रहती, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, ये वाला हमारा आंसर है और ये वाला हमारा आंसर नहीं है। क्या है, ये ब्रेथ का लेंथ है, ठीक है। ब्रेथ कितना है हमारा 5 मीटर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ और ब्रेथ। तो ब्रेथ कितना है अपना 5 मीटर, तो लेंथ निकालते। देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू x + 7 इज इक्वल टू 5 + 7 इज इक्वल टू कितना आएगा 12 मीटर। तो देयरफॉर हम लिखेंगे द लेंथ and breadth are 12 मीटर and 5 मीटर, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ हमें क्या मिला 12 मीटर एंड 5 मीटर, ठीक है। इसके बाद का जो एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2,
वो आपको घर में खुद से सॉल्व करके देखना है, क्योंकि वो सॉल्व दिया है इसलिए मैंने ये एक ही एग्जांपल समझा है, क्योंकि इसके बाद में अभी डायरेक्टली सॉल्व करने वाला हो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.6, और उसमें भी पहले 5 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और दूसरे 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है, तो इसलिए वीडियो भी बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो उसी के लिए मैंने क्या सोचा है कि पहले 5 क्वेश्चन हम इस एक वीडियो में करते हैं और दूसरे 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे स्किप नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.6। देखो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2.6 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago एंड 3 years hence इज 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। देखो ये दोनों भी जो एज है 2 years ago एंड 3 years hence, ये उसके प्रेजेंट एज के साथ कंपेयर किया गया है। किसके साथ? प्रेजेंट एज जो है, अभी जो उसकी करंट एज है, प्रेजेंट एज है, उसके 2 साल पहले उसकी क्या एज थी और 3 साल बाद क्या उसकी एज थी। ठीक है, 3 साल बाद क्या उसकी एज होगी, उस हिसाब से उन्होंने क्या दिया है, उनका प्रोडक्ट दिया है। कितना प्रोडक्ट बन रहा है? 84। तो हमें पता ही नहीं ना बट कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है। अगर हमें पता चल गया कि उसकी प्रेजेंट एज कितनी है तो हम बता सकते हैं कि उसकी 3 साल बाद इतनी एज क्या होगी और 2 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी। ये दोनों भी बता सकते हैं, पर उसके लिए हमें क्या पता चाहिए? प्रेजेंट एज पता चलना चाहिए। अगर आप मान लो कि x उसकी प्रेजेंट एज है तो 2 साल पहले उसकी कितनी एज थी, ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी प्रेजेंट एज से माइनस करना पड़ेगा। 3 साल बाद उसकी कितनी एज थी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी प्रेजेंट एज में 3 साल को ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलते हैं अगर मेरी एज अभी 20 साल है तो 2 साल पहले कितनी थी? 18 साल थी ना। क्या किया आपने? 2 को माइनस कर दिया। 3 साल बाद कितनी होगी? आप बोलेंगे सर 23 साल होगी। क्या किया आपने? 3 को ऐड कर दिया। तो सिमिलरली उसी प्रकार क्या करना है, हमें बस मान के चलना है कि उसकी प्रेजेंट एज कुछ तो है, हमें नहीं पता क्या है पर कुछ तो है, क्योंकि वैसे भी देखो क्या है, ये प्रगति है। ये क्या है? ये प्रगति है। लड़की है, लड़कियां अपनी एज कभी नहीं बताती। ठीक है, आपको उनका डेट ऑफ बर्थ बताएगी, मंथ बताएगी, पर ईयर कभी नहीं बताते, क्योंकि वो क्या छुपाते हैं? ईयर हमेशा छुपाते। तो लड़कियों के मामले में थोड़ा सा सावधान रहो और बहुत सावधानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, हम और आप मिलके सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप ही मत करो। ठीक है, आपके साथ प्रॉब्लम में पढ़ना है तो मैं भी पढ़ जाऊंगा। ठीक है, आपको अकेला नहीं पढ़ने दूंगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन। हमें पता है क्या प्रगति की करंट एज क्या है? अगर पता होते तो अभी तक हम जिंदा नहीं होते। ठीक है, अभी तक कलेश हो जाता। ठीक है, पता नहीं है हमें तो हम पता करते हैं ना। एज की वजह से तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। डेट ऑफ बर्थ भूल गए, हो गया कलेश। ऐसे ही होता है। ठीक है, बहन का डेट ऑफ बर्थ भूल के दिखाओ, फिर देख लो घर में क्या होता है, तूफान के तूफान उठ जाते हैं घर में। तो देखो प्रेजेंट एज तो उसकी पता नहीं, पर हम कंसिडर तो कर सकते हैं ना, एक्स होगी तो करते हैं कंसिडर। लेट प्रगतिज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। अभी इसको मैं मिटा देता हूँ, बी एक्स ईयर्स। कितनी है अभी उसकी एज? अभी उसकी एज है एक्स ईयर्स। हमें पता नहीं इसलिए निकाला है हमने। ठीक है, तो इसलिए हमने मान के चला है कि उसकी प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स ईयर्स। तो 2 साल पहले कितनी होगी? बिफोर एज ऑफ प्रगति। क्या लिख रहा हूँ मैं, गलत क्यों हो रहा है आज? ठीक है, देखो एज ऑफ प्रगति। ठीक है, एज ऑफ प्रगति बिफोर 2 years या फिर 2 years एगो। तो बिफोर 2 years इज इक्वल टू कितनी होगी? अभी उसकी एज कितनी है? एक्स ईयर्स। तो 2 साल पहले कितनी होगी? एक्स से 2 माइनस कर तो एक्स माइनस 2 ईयर्स होगी। कितनी होगी? एक्स माइनस 2 ईयर्स। अभी देखो 3 years हेंस, 3 years हेंस मतलब 3 साल के बाद। ठीक है, एज ऑफ प्रगति आफ्टर 3 years। आफ्टर 3 years ये प्रगति बड़ी हो गई 3 साल से। ठीक है, कितने साल से? 3 साल से बड़ी हो गई। और उन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज बिफोर 2 years एंड आफ्टर 2 years कितना है? 84। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी गई कंडीशन के ऊपर, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोला है, अगर प्रोडक्ट x माइनस 2 2 साल पहले और 3 साल बाद का कितना है 84, तो उसका प्रेजेंट एज कितना होगा, किसका, प्रगति का प्रेजेंट एज कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार ये आ गया मतलब आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो अभी अगर x का वैल्यू मिल गया, इसका मतलब क्या मिला हमें, प्रेजेंट एज मिला है, ठीक है। और एज कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो जो भी आंसर निगेटिव आएगा वो हमारा आंसर नहीं होगा, जो पॉजिटिव आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, इन्होंने डायरेक्टली फैक्टर दे दिए हैं, क्या किया इन्होंने, डायरेक्टली फैक्टर दे दिए हैं। कैसे करेंगे, ऐसे सॉल्व करते हैं क्या, नहीं, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस, अरे प्लस है ना तो प्लस आएगा, प्लस 3x क्या होगा अभी माइनस 2x, 2 3 जा 6, माइनस इंटू प्लस माइनस इज इक्वल टू कितना आएगा 84, कितना आएगा 84। अभी देखो एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2x कितना होगा, x क्या प्लस x माइनस 6, ये 84 इधर आके हो गया, क्या हो जाएगा माइनस 84 इज इक्वल टू कितना आएगा 0। अभी देखो इन दोनों को ऐड करो, माइनस 6 माइनस 84 कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 90 होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अभी देखो मुझे माइनस 90 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनका एडिशन है या फिर सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, +1। देखो x के साथ कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो कितना आना चाहिए यहाँ पे +1 आना चाहिए। तो देखो मुझे पता है 10 9 से कितना होता है 90 होता है, और 10 से अगर मैं 9 को माइनस करूँ तो कितना बचता है मेरा 1 ही बचता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे मेरे फैक्टर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 9 साल शायद उसकी एज आ जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बाहर निकालते हैं, एक x बचेगा यहाँ पे +10, यहाँ से -9 बाहर लेते हैं, ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे अभी लिखता हूँ, देखो एक बार x प्लस 10 और दूसरी बार x, ये -9, x माइनस 9 इज इक्वल टू कितना आएगा, इज इक्वल टू आएगा 0। ये समझ में आएगा, फैक्टर्स निकाल लिया हमने। अभी देखो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखो 10 उधर गया, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -10, क्या आएगा ईयर्स, और x इज इक्वल टू 9 ईयर्स। अभी किसी की एज होती है क्या -10 ईयर्स, -10 ईयर्स एज होती है क्या, नहीं, मतलब इसका आंसर क्या है हमारा 9 ईयर्स। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 ईयर्स। कितने साल की है हमारी प्रगति बेटी, 9 साल की है, 9 साल की है, ठीक है। कितने साल की है वो, 9 साल की है, उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 9 ईयर्स है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी था। उसके बाद के जो 4 क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इजी है, ठीक है। तो अभी हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स इज 244, फाइंड द नंबर्स। मतलब 2 इवन नेचुरल नंबर है, उनके स्क्वायर का सम कितना है 244 है, 244 है। तो वो दोनों नंबर्स क्या होंगे ये हमें पता करना है। तो हमें उसके लिए ये तो पता होना चाहिए कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से है, और उसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इवन ही है कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा, तो देखो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा सबसे पहला इवन नंबर अगर 2 है, तो इसमें अगर मैं 2 को ऐड कर दूँ तो मेरा दूसरा इवन नंबर बनेगा। ये बात सही है ना, ये तो बात समझ में आ गई। तो अगर मैं इसको करूँ x कंसिडर और इसमें ऐड करूँ 2, तो क्या बन जाएगा, मेरा इवन नंबर ही बन रहा है। बस मैंने 2 की जगह क्या लिया है, x लिया है। तो मैं x को क्या मान के चलूँगा कि x मेरा पहला कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देते लेट
लेट x बी द क्या है, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, x बी द फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर। कौन सा है, x मेरा पहला इवन नेचुरल नंबर है, तो उसकी वजह से सेकंड नंबर कौन सा होगा, कंजुगेटिव मतलब लगातार वाले। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेकंड, देयरफॉर सेकंड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस टू। क्या हो जाएगा, x प्लस टू। अभी क्या बोला है, सम ऑफ द स्क्वेयर्स बोला है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या हो गया, क्या होगा, दोनों का स्क्वायर का सम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 44। 44 है क्या, अरे देखो ना भैया क्या है, 244 है। मैं तो कुछ भी लिख दूंगा, इसलिए बोलता हूँ ज़्यादा मुझ पे भरोसा मत करो, क्योंकि मैं जानबूझ के गलतियाँ करता हूँ ताकि आप सो नहीं जागते रहो, ठीक है। अभी देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, अरे इसका फॉर्मूला बताया था ना एग्जाम्पल में, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यूज करो एक्स स्क्वायर प्लस, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ये इधर आ गया -244 इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे, 0 बचेगा ना, उधर का इधर शिफ्ट कर दिया, उधर बचा 0। अभी देखो, अभी सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, देखो 244 क्या है, निगेटिव है, ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -240 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। अभी ये चारों जो नंबर है, चारों क्या, तीनों, ये 2, ये 4, ये -240 किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। देखो ये 2 से डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, तो डिवाइड कर देते, डिवाइड अबोव इक्वेशन बाय 2, अबोव इक्वेशन बाय 2, तो क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर 2 से डिवाइड करो इसको, तो क्या आ जाएगा, प्लस 2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -120 इज इक्वल टू 0। अभी मुझे ऐसे फैक्टर चाहिए जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, +2x, और जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, 120। तो ऐसे कौन से फैक्टर उठा के लाऊं भैया, इसमें तो दिमाग लगता है ना, इसमें ही तो दिमाग लगता है। देखो 34 जो होता है 120, पर 30 और 4 में डिफरेंस नहीं आएगा, तो कैसे करेंगे, देखो 12 10 होता है ना, 12 10, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कि ये होता है 120, इसके फैक्टर 12 10, 12 में से 10 माइनस करूँगा तो 2 बचेगा, पॉजिटिव 2 चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, मल्टीप्लिक निगेटिव, तो यहाँ को निगेटिव कर देता हूँ, -10 को निगेटिव कर देता हूँ, मतलब क्या आएगा, जाएगा यहाँ पे +2x, मिल गए फैक्टर। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। निकालो अभी कॉमन, तो यहाँ से एक x बाहर निकलेगा, एक x बचेगा, यहाँ से 2 है ना, एक बाहर निकला, एक अंदर है, प्लस यहाँ से एक ही x कॉमन निकाल दिया, क्या बचा 12 माइनस 10, पूरा ब्रैकेट एज इट इज कॉपी कर लो, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझा आपको। अभी क्या करो, इस ब्रैकेट को उठा के यहाँ पे लिख दो x प्लस 12, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस 10, x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। देखो अभी x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आएगा -12 और x इज इक्वल टू आएगा 10। अभी नंबर तो निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो नंबर क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव नंबर में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सेकंड नंबर, मतलब हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है हमारा x। देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 10, सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। दोनों नंबर मिल गए। प्रॉब्लम में कोई डाउट, यहाँ पे कोई डाउट है क्या, साइड में हट जाता हूँ क्योंकि आपको लिखना भी होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, अगर डाउट है तो जल्दी से मुझे कमेंट करो ताकि मुझे पता चले आपकी कहाँ को
आपको कहाँ पर डाउट है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट नहीं होगा तो अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 more than that in each column. Find the number of trees in each row and each column with the help of following फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, आपके बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में ये फ्लो चार्ट दिया है, बट बिना फ्लो चार्ट के मैं यहाँ पे आंसर आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, सॉल्यूशन आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट आपको आपकी बुक में देखना है और थोड़ा सा समझ लेना है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो उन्होंने क्या बोला है कि मधुसूदन का जो गार्डन है, ऑरेंज ट्री का जो गार्डन, उसमें कितने टोटल ट्री है, 150 ऑरेंज ट्रीज है, ठीक है, 150 ऑरेंज ट्रीज है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ रोज है, कुछ ये कॉलम्स हो गए और इसको बोलते हैं रोज, ये है रोज और ये वर्टिकली क्या है, ये कॉलम है। तो उन्होंने क्या बोला है, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 more than that in each column। मतलब उन्होंने क्या किया है, कॉलम में जितने भी ट्री है उससे यहाँ पे कंपेयर किया है। तो यहाँ पे उन्होंने फ्लो चार्ट में दिया है कि नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम को क्या लेना है, एक्स लेना है। तो हम यहाँ पे वो पहला सेंटेंस लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ ट्रीज in each column be x, ठीक है। अगर हर एक कॉलम में x नंबर ऑफ ट्रीज है तो रोज में कितने होंगे, ट्री कॉलम में जितने उससे 5 ज़्यादा। तो देयरफॉर लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉलम में जितने उससे 5 ज़्यादा, मतलब x+5 कितना है, x+5, ठीक है। तो देखो अगर मुझे पता है कि यहाँ पर और यहाँ पर पूरे मिला के कितने, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन करूँगा, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करूँगा, ताकि मुझे क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। और कितने ट्रीज है, टोटल 150 है, तो मुझे पता चल जाएगा कि रो में कितने और कॉलम में कितने। तो यहाँ पे लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, या फिर यहाँ पे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू कितना है, 150 लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन लिखना भूल गया, आप लिख दो, क्या बोलेंगे, x × x+5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 150, x × x+5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x+50। तो मुझे पता है, देखो अभी क्या लिखूंगा, x × x क्या होता है, x² प्लस x × 5 कितना होता है, 5x इज इक्वल टू कितना आएगा, 150। अब 150 को इधर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा, x² प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। अभी देखो अभी क्या करना है, सेम प्रोसेस, फैक्टर बनाओ जिनका सम या फिर डिफरेंस कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो देखो -150 के ऐसे दो फैक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 10, 15 माइनस 10 कितना होगा, 5 होगा। क्या चाहिए, 5 पॉजिटिव, इसका मतलब इसके साथ नेगेटिव लगा दूँ तो मल्टीप्लिकेशन में कितना आएगा, -150 आएगा। ये 6 नहीं, ये 50 है, 150 है। तो हो गया हमारा, फैक्टर भी निकाल दिया। देखो बहुत ही इजी है, आप उसको डिफिकल्ट बना के रखते हो, वो तो बोलता है मैं तो आंसर आने के लिए रेडी हूँ, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और सॉल्व करो। ये क्वेश्चन दिखने में थोड़े से बड़े होते हैं, इनको प्रॉब्लम बोला जाता है, इनको क्वेश्चन भी नहीं, ये प्रॉब्लम है, इसका हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो देखा सॉल्यूशन तो हमने निकाल दिया, कितना है, -10 है, तो ये उधर देख क्या हो जाएगा, +10, ठीक है। मतलब देखते हैं ना, अभी देखते। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं x², देयरफॉर x² प्लस क्या लिखेंगे, 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। आप बोलेंगे सर ये 5x था, अरे गधो
15 माइनस 10 5 ही होता है ना, वही तो लिखा, वही लिखा। तो देखो अभी यहाँ से कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर। अभी कॉमन कैसे निकालेंगे भैया जी, कॉमन निकालने में प्रॉब्लम है ना, कॉमन निकालने में प्रॉब्लम है। देखो एक्स स्क्वायर काय का प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे 2x है, तो एक एक्स बाहर निकल गया, एक एक्स अंदर बचा, प्लस यहाँ पे 15 क्योंकि ये x तो बाहर निकाल लिया ना, माइनस 10 एज इट इज, ये पूरा ब्रैकेट उड़ा के इधर रख दो, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। ये ब्रैकेट अभी x प्लस 15 x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर लिखेंगे x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 15 को उधर शिफ्ट कर दो, क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस 15 और x इज इक्वल टू 10। देखो अभी रोज जो होते हैं रोज, वो कभी माइनस में नहीं होते। हम नहीं बोलेंगे माइनस 15 रोज है या फिर माइनस 15 कॉलम्स है, ऐसे नहीं बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे, माइनस 15 पेड़ है, क्या बोलेंगे, एक कॉलम में माइनस 15 ट्रीज है, ऐसा बोलेंगे। माइनस 15 होते क्या, अरे भैया पॉजिटिव होंगे ना, तो हमें पता है एक्स किसका वैल्यू लिया था हमने, कॉलम का। तो एक कॉलम में कितने ट्रीज है, 10 ट्रीज है, तो देयरफॉर लिखते हैं, देयरफॉर 10 trees are there in each कॉलम। कितने, ईच कॉलम में 10 ट्रीज है, और नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो कितना होगा, x प्लस 5, 10 प्लस 5, तो कितने लिखेंगे, 15 एंड 15 ट्रीज आर इन ईच रो। ठीक है, एक रो में कितने पेड़ है, 15 रो है, और एक कॉलम में कितने पेड़ है, 10 पेड़ है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, जिसका सॉल्यूशन भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। ठीक है, तो इसको देख लो, अगर कोई डाउट आता है तो मुझे जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, देखो फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, ये हमारा सिमिलर है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। वहाँ पे भी हमने एजेस पूछा था और यहाँ पे भी उन्होंने एजेस ही पूछा है। ठीक है, वहाँ पे प्रगति के एजेस निकाले थे, यहाँ पे विवेक के एजेस, और विवेक का जो दोस्त है किशोर, उनका भी एज हम फाइंड आउट करेंगे। कौन सा, प्रेजेंट वाला एज। दोनों का प्रेजेंट एज हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि उनका प्रेजेंट एज कितना है। ठीक है, देखिए मैथमेटिक्स वाले क्या होते हैं, नाम दूसरों का लगा देते हैं और बोलते हैं कि हमें उनको फाइंड आउट करना है, उनके एजेस को फाइंड आउट करना है। करते हैं हम, देखो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। पहले ही सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या, पहले प्रॉब्लम को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पहले बीमारी जाननी पड़ेगी, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि इस पे कौन से मेडिसिन दिए जाए। तो देखते हैं अभी बीमारी क्या है। देखो क्या बोलते हैं, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर्स। तो सबसे पहले ये समझ लो, ओल्डर मतलब बड़ा होता है, ओल्डर मतलब बड़ा भाई या फिर उम्र में बड़ा। ठीक है, एज में बड़ा। ठीक है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस इज 1/6, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे देखो किसके एज के साथ कंपेयर किया है, किसके एज के साथ, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर्स। विवेक किससे बड़ा है, किशोर से बड़ा है ना, कितने, 5 साल से। इसका मतलब किशोर का एज कितना होगा, अगर किशोर का एज पता है हमें तो हम विवेक का एज बता सकते हैं। 5 साल ऐड कर दो तो हमें क्या, किसका एज मिलेगा, विवेक का एज मिलेगा। बट किशोर का एज ही तो पता नहीं ना, तो क्या करेंगे, किशोर के एज को पकड़ के चलते हैं वाई एक्स पकड़ के चलते, वाई क्यों, एक्स ही पकड़ते। तो लिखते हैं यहाँ पे, लेट द एज ऑफ किशोर बी x ईयर्स, किशोर बी x ईयर्स। तो विवेक का एज कितना होगा, ओल्डर है ना, विवेक 5 साल से बड़ा है, विवेक 5 साल से बड़ा है। तो जितना किशोर का एज है उसमें अगर 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, विवेक का एज मिलेगा। तो करते हैं, देयरफॉर विवेक्स एज इज इक्वल टू कितना होगा, x प्लस 5 ईयर्स, x प्लस 5 ईयर्स।
तो देखो यहाँ पे अभी सॉल्व करते हैं। कंडीशन क्या दिए, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो कंडीशन क्या दिए, देखो सम ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो हम क्या करेंगे 1 को न्यूमरेटर में लेंगे और ये h को डिनोमिनेटर में। तो देखो क्या बोला है सम, तो 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/6। इसी को बोला जाता है रेसिप्रोकल। ये 5 नहीं समझ में आएगा आपको, यहाँ पे लिखता हूँ 5। आप क्या करेंगे, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से इसको भेज दो क्या हो जाएगा x प्लस 5, यहाँ से इसको भेज दो क्या हो जाएगा प्लस x अपॉन दोनों का मल्टीप्लिकेशन x इंटू एक्स कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू कितना आएगा 1/6। अभी क्या करो, इस पूरी टर्म को उधर भेज दो और 6 को इधर लेके आओ। उससे पहले देखो x प्लस एक्स कितना होता है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू देखो अभी 6 को इधर भेज दो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको उधर भेज दो मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब सेम ही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अभी 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 टू जा कितना होता है 12x, 6 5 जा कितना होता है 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अभी क्या करेंगे भैया, अभी क्या करेंगे ये पूरी टर्म को उधर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर हमें पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं हम देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये 12x उधर गया माइनस 12x, ये 30 उधर गया माइनस 30 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। देयरफॉर करके लिखते हैं, अभी थोड़ा सा बड़ा है अभी ये एक्स स्क्वायर प्लस देखो 5x माइनस 12x कितना होगा, आप बोलेगे सर माइनस 7x, तो इस प्लस की ज़रूरत है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अभी देखो कोई फैक्टर बन रहेगा यहाँ पर सोचने वाली बात है, फैक्टर बन रहे क्या, 5 में से 12 गया कितना बचा माइनस 7x। तो अभी देखो फैक्टर कैसे बनाते हैं, देखो 50 टू ज़ा कितना होता है 30, फैक्टर बन रहे क्या 7x आ रहे क्या, नहीं। या फिर उसके बाद कौन से फैक्टर हो सकते हैं, देखो 10 3 ज़ा कितना होता है 10 3 ज़ा होता है 30 और 10 माइनस 3 होता है 7। तो फैक्टर कौन से बनेंगे अभी 10 और 3, मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए माइनस 30, यहाँ पे कितना चाहिए माइनस 7, बड़े वाले को माइनस लगा दो, हो गया आंसर आपका, हो गया। इसका पॉजिटिव प्लस 10 आपका क्या हो जाएगा एज हो जाएगा, किसका किशोर का, क्योंकि एज माइनस में नहीं हो सकती, इसके साइन अपोजिट कर दो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। फिर भी हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें लिखने के मार्क मिलते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x कॉमन निकाल दो, x बाहर, एक बाहर गया, एक अंदर बचा, माइनस 10 प्लस 3 रिपीट कर दो, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर देखो ये क्या है x माइनस 10 और ये क्या है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करो, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, देखो अभी x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10, ये क्या है एज है, ये क्या है एज है, और x इज इक्वल टू होगा माइनस 3, ठीक है। माइनस 3 कभी भी एज नहीं हो सकता, ठीक है। बच्चा पहले के जन्म में जाके पैदा नहीं हुआ कि आप माइनस में चले जाओगे। तो किशोर का एज कितना हुआ हमारा 10 ईयर्स, तो हम लिखते हैं देयरफॉर द एज ऑफ किशोर इज 10 ईयर्स, और उससे 5 साल कौन बड़ा है, ये हमारा विवेक भैया है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं एंड द एज ऑफ विवेक इज 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 ईयर्स, ठीक है। कितने साल का है वो 15 साल का है, 5 साल से बड़ा था ना। तो देखो ये 10 साल का है, उसमें 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। तो
तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। अभी इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये जो हमारा आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ये देखो ये कितना इजी और कितना सिंपल है। ठीक है, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है। अगर आप इस वीडियो से पढ़ रहे हो तो आपको मैथमेटिक्स में हर एक क्वेश्चन सिंपल एंड इजी लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं ये सिंपल एंड इजी क्वेश्चन हमें कैसे किस तरह से परेशान करता है, या फिर हम इस प्रॉब्लम को परेशान करते हैं और इसकी मेडिसिन देखते हैं, निकालते हैं। ठीक है, क्या मेडिसिन लगेगी इसको, क्या मेडिसिन नहीं लगेगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। यूएस स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट, पहले टेस्ट का नहीं बोला है। ठीक है, सेकंड टेस्ट, देन दैट इन द फर्स्ट। ठीक है, पहले टेस्ट में जितने उसको मार्क्स आए थे उससे ज़्यादा मार्क्स किस टेस्ट में आए उसको, सेकंड टेस्ट में। कितने से, 10 मार्क्स ज़्यादा आए। मतलब पहले टेस्ट में अगर उसने सपोज 5 मार्क स्कोर किए होंगे तो दूसरे टेस्ट में कितने आए उसको, +10 मार्क्स ज़्यादा आए, +10 मार्क्स ज़्यादा है। ठीक है, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट, मतलब इसका 5 टाइम्स स्कोर अगर करेंगे इज द सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। मतलब फर्स्ट टेस्ट में जिसको जितने आए थे उसको 5 मार्क, उसके स्क्वायर के बराबर है वो। ठीक है, इन द फर्स्ट टेस्ट फाइंड हिज स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट में इसको कितना स्कोर आया है हमें पता करना है। आप बोलेंगे 5, अरे गधो समझने के लिए लिखा था, 5 नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस 5 को x से रिप्लेस कर देंगे। इस 5 को क्या करेंगे, x से रिप्लेस कर देंगे। मतलब सुयश को फर्स्ट टेस्ट में अगर x मार्क्स आए थे, कितने, x मार्क्स, तो दूसरे टेस्ट में उसको कितने आए, x + 10 मार्क्स, 10 ज़्यादा है ना। तो पहले x आए थे, उसके बाद 10 ज़्यादा है तो x + 10 मार्क्स, और वही फिर 5 टाइम्स किसके बराबर है, पहले टेस्ट के स्क्वायर के बराबर। तो लिखते हैं यहाँ पे लेट द मार्क्स स्कोर्ड इन फर्स्ट टेस्ट बी, फर्स्ट टेस्ट इसको रब कर देता हूँ, फर्स्ट टेस्ट बी x। ठीक है, पहले टेस्ट में कितने मार्क्स आए बेचारे को, x मार्क्स आए। ठीक है, फिर दूसरे टेस्ट में कितने आए, देयरफॉर मार्क्स स्कोर्ड स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग हो गया, मार्क्स स्कोर्ड इन सेकंड टेस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x + 10। ठीक है, कितना मिला उसको, x + 10, मतलब 10 मार्क पहले टेस्ट से ज़्यादा मिला। अभी कंडीशन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या दी है, उन्होंने क्या बोला है, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट। सेकंड टेस्ट में कितना है, x + 10, इसके कितने, 5 टाइम्स ऑफ सेकंड टेस्ट इज द सेम मतलब इक्वल एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में कितना है, x मार्क्स, उसका स्क्वायर इसके बराबर है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या आएगा, 5 × x 5x + 5 × 10 50 इज इक्वल टू कितना आएगा, x² इज इक्वल टू कितना आएगा, x²। देखो इन दोनों टर्म को उधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, x² - 5x - 50 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। तो बहुत ही ईजी है, देखो फैक्टर निकालेंगे, 10 नहीं, अरे सॉरी 50 है यहाँ पे, -50 फैक्टर क्या आएंगे, देखो 10 5 जा माइनस चाहिए, इधर माइनस लिख दो, इधर क्या चाहिए, माइनस चाहिए, इसलिए यहाँ पे 10 को माइनस दिया हमने, क्योंकि वो 10 और 5 में बड़ा नंबर है। ठीक है, तो देखो अभी बनाओ फैक्टर, x² - 10x + 5x - 50 इज इक्वल टू 0। एक x को बाहर निकाल दो, एक x बच गया, x - 10 + 5 बाहर निकालो, ब्रैकेट को रिपीट करो, x - 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अभी देखो x - 10 एक ब्रैकेट में, और ये बचा x + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों एक एक ब्रैकेट में, उनको सेपरेट कर दो। ठीक है, तो अभी क्या लिखेंगे, एक को 0, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x - 10 इज इक्वल टू 0 और
x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो x इज इक्वल टू आएगा 10 एंड x इज इक्वल टू आएगा -5, ठीक है। और मार्क्स कभी भी निगेटिव नहीं होते, इसका मतलब उसको कितने मार्क्स आए हैं, पहले टेस्ट में 10 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो देयरफॉर मार्क्स स्कोर्ड इन फर्स्ट टेस्ट इज इक्वल टू कितने आएंगे 10। और सेम हम लिखेंगे मार्क्स स्कोर्ड इन सेकंड टेस्ट इज इक्वल टू कितना होगा 10 प्लस 10, ठीक है। कितना है 10 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो ये आज के हमारे इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम था, ठीक है। आगे जो होने वाले हैं प्रॉब्लम 6 से लेके प्रॉब्लम 10 तक, वो हम हमारे आगे वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर मैं पूरे क्वेश्चन एक ही वीडियो में सॉल्व करूंगा, पूरे प्रॉब्लम एक ही वीडियो में सॉल्व करूंगा, तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। और मुझे पता है कि आपको ज़्यादा लंबा वीडियो पसंद नहीं है, क्योंकि आप अभी ये जो यंग जनरेशन हो वो 10 सेकंड की रील देखने वाले हो, तो ये लॉन्ग वीडियो जो होते हैं वो शायद आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। और मैंने आपके बारे में भी सोचा है कि अगर आप इतना बड़ा वीडियो देखते हो तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं। पर मुझे इतना पता है कि आपको इंटरेस्ट आ गया होगा, क्योंकि इतने ईजी आंसर्स मिलना शायद एक खुद में ही बहुत बड़ी बात है। और इतने देर तक रुकना, इस वीडियो में रुकना, इस वीडियो में फोकस करके देखना, इस वीडियो को सुनना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो पूरा सुना है, तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने दोस्तों से भी शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करो, उनको बोलो कि अगर कुछ नहीं समझता है तो अभी तक के जितने भी टॉपिक पढ़ाया है वो थोड़ा सा देखो, मेथड को समझो। अगर आपको किसी और की मेथड समझती है तो उनकी वीडियो जाके देखो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है मेरी मेथड ना समझ में, पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि अपने जो 10th क्लास में पढ़ने वाले दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी पढ़ाई में थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।